हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है रक्षा बंधन। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक गांव से। गांव में संदीप और सुधा नाम के दो भाई बहन रहते हैं। भाई बड़ा है और सुधा छोटी है। उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। तो दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्रेम से रह रहे हैं, क्योंकि अब उसे ही उसकी देखभाल करनी थी। तो संदीप जो है अपनी बहन के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। कहता, बहन तू चिंता ना कर, पापा मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हारे लिए हर दुनिया की वो चीजें जो तुम्हें चाहिए वो मैं ला के दूंगा। इस तरह से दोनों रहना शुरू करते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं पापा मम्मी के गुजर जाने के बाद में। उसके दो दोस्त भी होते हैं उसी गांव में, बटुक और भुवन। वो दोनों उसे ही बिना मिले उसको चैन नहीं पड़ती। वो उसके बचपन के साथी होते हैं, दोस्त जो होते हैं। जो संदीप होता है वो घाट पे जाता है, कपड़े धोने का और उठाने का काम करता है। तो उसके पास दो गधे भी होते हैं। वो गधे पे रोज गठरी रख करके जाता है लेकर के घाट पे, और फिर वापस कपड़े सुखा के फिर वापस लेके आता है। ऐसे थोड़े दिनों तक चलता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो क्या करता है, वो अपने दोस्तों से बिना मिले घर नहीं आता है। इधर उसकी बहन अकेली जब शाम में देर हो जाती है तो बहुत परेशान होती, कहती भाई भाई तुम जो है रोज वहाँ क्यों जाते हो, इतनी देर में क्यों आते हो वहाँ से। तो कहता, मैं जाता हूँ बहन, उनसे बिना मिले मुझे चैन नहीं पड़ता है। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं और मैं उनसे डेली मिलता जरूर हूँ, और मिल करके तभी मैं वापस आता हूँ। तो कहती है कि क्या भाई इतनी गहरी दोस्ती है। तो कह रहा, हाँ मेरी बहुत गहरी दोस्ती है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। कहती है, अच्छा। फिर वो रात का खाना वाना खा के सो जाता है। एक थोड़े दिनों के बाद जो है उसके कर्जदार जो लोग होते हैं, जिनसे उसके माता पिता ने कर्जा लिया होता है, वो लोग आते हैं। वो जब आते हैं तो उससे जो है बहुत झगड़ा वगड़ा करते हैं। कहते हैं कि तुम मेरा कर्जा चुकाओ, नहीं तो तुम्हारे जो है घर में ये सामान उठा लेंगे। वो इस तरह से जब करते हैं, धमकी उमकी देते हैं, तो वो क्या करता है, बेचारा गरीब तो होता ही है, क्योंकि गरीब नहीं होता तो कपड़े धोने का काम ही क्यों करता, और भी कुछ कर रहा होता। तो वो अपने दोनों गधे बेच देता है और उसका कर्जा जो है माता पिता का अपने चुका देता है। तब उसकी बहन कहती है सुधा कि भाई भाई तुमने गधे बेच दिए, अब गठरी कैसे धोओगे। तो कहता, गठरी कैसे ढोएंगे, कुछ करेंगे जुगाड़। तो तुम्हारे मित्र जो इतने हैं उनसे जो है मदद मांग लेते। तो वो कहता है, मदद मित्र से क्या मांगू, अगर पैसा बीच में आ जाता है तो दोस्ती खराब हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि या तो मैंने पहले बताया होता कि मुझे ये परेशानी है, अब मैंने इतने दिनों से ये परेशानी तो उनको बताई नहीं। अब अगर मैं बताऊंगा तो वो हमें गुस्सा करेंगे हम पे, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। तो कहते चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर वो अब बहुत परेशान होती सुधा। कहती भाई अब तुम गठरी कैसे ढोओगे, उसको यही चिंता खाई जा रही हो, बहुत परेशान। कहती तुम चिंता मत करो। उसने क्या किया, गठरी जो कपड़े की थी, दो पोटली एक इधर बनाई और एक इधर, और एक लाठी में बांध करके उसने अपने कंधे पे रख ली, कंधे पे रखी और गया लेकर के। इसी तरह से उसका काम चलने लगा। 2 दिन के बाद राखी का त्योहार था। तो वो जो होता है संदीप, वो आता है घर पे। तो बहन बहुत खुश होती है, कहती है कि सुबह भाई सुबह सुबह राखी है, आज बाजार से जा करके हम राखी ले आते हैं। तो कहता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बहन, देखो सुधा मैं राखी ले आए। और वो ऐसे करके राखी दिखाता है। तो कहते हाँ भाई बड़ी सुंदर। तो कहते भाई ये 2 राखी और क्यों लाए हो, मुझे तो एक ही जगह नहीं, वो जो मेरे मित्र हैं तुम उनको भी तो राखी बांधोगी। अब वो बहुत खुश हो जाती, कहती अरे वाह इतने दिनों से तो हम मिले नहीं थे, अब हम उनसे मिलने का मौका मिल रहा है राखी के बहाने, चलो मिल लेंगे। फिर वो जल्दी जल्दी संदीप को राखी बांधती है। उसके बाद पहले जाती है भुवन के घर, वहाँ राखी बांधती है उसको। तो भुवन ने उसको बहुत सारी दुआएं दी, कहा बहन मैं बड़ा भाई हूँ, और जैसे संदीप है वैसे मैं भी हूँ, और तुम्हें कहीं भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो ये भाई तेरा जान हाजिर कर देगा। इस तरह से वो बहुत खुश हो जाती, करे वाह तो भैया के जैसा ही है। तो उसको भी भैया बोलती, राखी बांधती, दोनों मिलकर के बहुत खुश होते हैं। फिर कहते हैं कि भाई अब मैं चलती हूँ। तो और फिर ढेरों आशीष और उपहार देकर के विदा कर देते। उसके बाद वो बटुक के घर जाती है। जब बटुक के घर दोनों लोग पहुंचते हैं तो बटुक भी देख के बहुत खुश हो जाता, कहता अरे वाह अब तो मुझे भी कोई राखी बांधेगा। इस तरह से वो भी राखी बंधवाता है। जब वो राखी बंधवाता है उसको बढ़िया से एक अंगूठी देता है, और जो है मिठाई कपड़े बहुत सारी चीजें देता है। तो जब घर आती है तो संदीप से कहती है, भाई संदीप फिर अब दोनों भाई जो है, वो बटुक भैया तो बहुत अच्छा है, लेकिन भुवन भैया बड़ा कंजूस है, मुझे उसने कुछ भी नहीं दिया, थोड़ी सी मिठाई दी है बस। तो उसने कहा नहीं बहन ऐसा नहीं है, भुवन जो है मेरी तरह गरीब है, वो गरीब भाई क्या दे सकता है, वादा ही तो कर सकता है, और जो वो है वो थोड़ा अमीर है, ज्यादा है, इसीलिए उसने जो है इतनी सारी चीजें दी, लेकिन मेरे दोनों मित्र बहुत अच्छे हैं। इस तरह से वो बातें करता है। लेकिन वो अब क्या होता है, इधर उसकी गठरी धोने का 2-3 दिन का काम होता है। दूसरे दिन तो राखी पड़ी जाती है। तीसरे दिन क्या होता है, वो जब बाहर जा रहा होता है गठरी लेकर के, तो वहीं पे एक अनाउंसमेंट होता है।
अनाउंसमेंट होता है दूसरे गांव का, पड़ोस का जगनपुरा का जमींदार जो होता है वो डिग्गी पिटवाता है कि उसको घोड़े चराने वालों की ज़रूरत है। अब वो सोचता है कि अरे वाह, ये तो अच्छी डिग्गी मुनादी हो रही है, हम तो नौकरी कर लेंगे जमींदार के वहाँ। जगन्नाथ सिंह बहुत अच्छे हैं, जगनपुर के जगन्नाथ सिंह। तो जब वो जाता है वहाँ तो किसी को पहले नहीं बताता, वो जगन्नाथ सिंह के वहाँ पहुँच जाता है, कहता है कि हमको इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो वो पूछते हैं कि क्यों भाई, तुम घोड़ों और गधों के बारे में जानते भी हो? तो कहता हाँ हाँ, मैं मालिक सब जानता हूँ और मैं कर लूँगा अच्छे से। तो कहता ठीक है, चारे पानी की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी, और उसको वो नौकरी पे रख लेते हैं। इधर वो घर जब आता है तो अपनी बहन से कहता, देखा बहन, एक ऊपर वाला जब एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। तो बहन भी बहुत खुश हो जाती है। इधर जो है भाई दोनों, वो उसके जो राखी भाई थे वो भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी फिर से ढर्रे पे आ जाती है, अच्छे से चलने लगती है, क्योंकि पैसों की कमी पूरी हो जाती है। यहाँ पर वो जमींदार के यहाँ डेली आता है, सुबह और शाम में जाता है। वहाँ जो जगनपुर गांव है वहाँ पे एक बहुत भयंकर ही एक साये का आतंक फैला हुआ, प्रेत आत्मा का। अब वो पूछता है कि भाई ऐसा क्या है? तो कहता है ऐसा क्या है, तुम आने जाने लगे हो? तो जमींदार ने उसको बुला के समझाया कि देखो तुम संदीप, जब सुबह आओगे तुम इत्मीनान से अस्तबल में सब काम करना, और शाम को 4 बजे से पहले तुम अपने गांव वापस चले जाना। उसके जो मित्र होते हैं वो भी उसको आगाह करते हैं कि देखो तुम उस गांव में गए तो हो, वहाँ एक प्रेतात्मा का साया है, वहाँ पे वो जो है अपने रिझाने वाली धुन गाती है और अपने पास वो प्रेतनी बुलाती है, फिर उसको खा जाती है जो भी वहाँ जाता है, या मार डालती है। अब वो बहुत सख्ती में जाता कि अब क्या करें, और मुझे तो मजबूरी ही, नौकरी तो करनी। उसकी बहन भी बहुत कहती है भाई तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन वो कहता कोई बात नहीं, मैं जल्दी, उन्होंने वादा किया है कि मैं जल्दी ही छोड़ दूंगा और तुम 4 बजे वापस अपने घर चले जाना। इस तरह से वो बताता है सबको। अभी 2-3 दिन ही हुए थे। एक दिन वो जो अस्तबल में घोड़ों को चारा वारा डाल करके देखा कि उसके यहाँ एक गधा भी है जमींदार के यहाँ, और वो उसके पास खूब सारे फल पड़े हुए। तो वो कहता अरे गधे को फल खिला रहे। वो क्या करता है, जो घोड़ों को घास खिला रहा होता है वही घास ला करके उसको डाल देता है। जब घास ला के डाल देता है तो तब तक जमींदार वहीं पे आ जाता है। वो देखता है कि अरे संदीप, ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे गधे को घास क्यों खिला रहे हो? मैंने तो उसको फल डाला था। क्योंकि फल, अरे मालिक, फल, गधा कहीं फल खाएगा, फल खाने से उसको पूरे पोषक नहीं मिलेंगे, वो कमजोर पड़ जाएगा। घास खाएगा हरी हरी तो उसको बढ़िया उसका ताकत आएगी। तो देखा भी उसने कि अरे ये तो चपड़ चपड़ करके वो जल्दी जल्दी घास खा रहा है गधा। वो बहुत खुश हो जाता, कहता अच्छा ठीक है, तुम घोड़ों को छोड़ो, आज से तुम गधे की देखभाल करो, इसको डेली तुम घुमाने बाहर ले जाओ और 4 बजे से पहले वापस घर आ जाओ, उसके बाद तुम अपने गाँव चले जाओ। इधर वो जो प्रेतनी होती है वो वहीं पास के ही एक जो पास जो गांव होता है उसका, वहीं पास में ही बैठती, रास्ते पे, बिल्कुल रास्ते में जंगल होता है, तो उसी के पास उसका गांव होता है। तो वो जो है बैठी होती है डाल पे, कहती है मैं सुंदर हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ। मैं क्या सुंदर हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं क्या अच्छी हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुम मेरी जोड़ी बनोगे क्या? तुम मेरी जोड़ी बनोगे क्या? इस तरह से कह के वो बहुत ही मीठी धुन में गाती रहती है। और जो भी आसपास से गुजरने वाले लड़के लड़कियां, महिला पुरुष जो भी सुनते हैं वो एकदम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन अधिकतर उसका शिकार जो होते हैं वो अविवाहित, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई होती है, वो लड़के और लड़कियां होते हैं। अगर लड़की कोई सुन रही होती है तो उसको लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और अगर कोई लड़का सुन रहा होता है तो उसको लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसी स्वर में वो बार बार गाती रहती है, और जो भी वहाँ से निकलते हैं वो उसके झांसे में आ जाते हैं, रिझाने में, और वहाँ पेड़ तक पहुँच जाते हैं। जैसे वो पहुँचते हैं वो उनको मार के खा जाती है या फिर मार डालती है। उसकी जो समझ में आता वो कर। इस तरह से उस गांव के लोग बहुत परेशान थे। रोज कोई ना कोई कम होता था रोज, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन तो बहुत बेहद खतरनाक होता था। उस दिन तो कोई भी 4 बजे से बाद तो बिल्कुल निकल ही नहीं सकता था। इस तरह से दिन बीतते हैं। फिर से आता है राखी का त्यौहार। राखी का त्यौहार आता है, उसके दोनों भाई जो राखी भाई हैं वो उसके घर आते हैं, संदीप के मित्र, और घर पे ही राखी बंधवाते हैं। राखी बंधवा के चले जाते हैं, संदीप को भी राखी बांध देते हैं। तो उस दिन कहती है सुधा कि भाई आज तुम बाहर नहीं जाओ काम पे, आज हम तुम्हारे लिए खीर बना रहे हैं। तो कहता है नहीं बहन, मैं 4 बजे से पहले आ जाऊंगा, तुम बना के रखो, मैं तभी खाऊंगा। तो भुवन और बटुक कहते हैं बहन मेरे लिए भी खीर बना लेना, आज मैं भी तुम्हारे हाथ की खीर खाऊंगा। तो
तो वो दोनों को भी रोकती, कहती भाई तुम लोग भी यहीं रुको, आज कोई नहीं जाए, आज हम लोग मिलके आज साथ बैठ के खाना पीना करेंगे। लेकिन वो तीनों कहते नहीं, आज दोपहर में थोड़ा मेरे को काम है, शाम को सब साथ में ही खाना खाएंगे। इस तरह से सब चले जाते हैं। घर में रह जाती है अकेली सुधा। वो अपना बढ़िया बढ़िया पकवान बना के रखती है, खूब चक चक के कि मैंने ये अच्छा बनाया, वो अच्छा बना, मेरे भाई आएंगे तो एक साथ हम लोग खाना खाएंगे। इधर क्या होता है, जो संदीप है वो जमींदार के यहाँ से उस गधी को ले करके जाता है जंगल में घुमाने के लिए। जब गधे को घुमाने लेके जा रहा होता है तो उसके मन में आता है बेचारे कि एक गधा है, उसको भी कहते हैं जंगल में घुमा के लाओ ये वो, और वो रस्सी पकड़े पकड़े चल रहा था, मालिक मेरा है बेकार ही। और जैसे ही वो ऐसा कहता है वैसे उसके वो एक दुलत्ती खींच के मार देता है। गधा जो होता है दुलत्ती खींच के मारता है तो कहता है अरे वाह, गधा तो बड़ा मालिक का वफादार है, मालिक की मैंने जरा सी बुराई करी और इसको बर्दाश्त नहीं, मेरे को दुलत्ती झाड़ दी। और फिर वो ऐसा करके गुनगुना के चलने लगता है। जैसे आगे पहुंचता है तो वो वहीं पे गुम हो जाता है। देखता क्या है, वहां पे बहुत बड़ा सा एक गड्ढा बना हुआ है और वो जान नहीं पाता, गधे समेत वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। वहां होता है दलदल, जो कि छिपा हुआ होता, पता नहीं चलता। वो दलदल में धंसता हुआ चला जा रहा होता। फिर उसको एकदम से जैसे शाम होती है, इधर जमींदार कहता क्या हुआ, संदीप वापस आया कि नहीं आया। वो अपने नौकरों से कहता है अरे रामू दीनू और जाओ ऋषि, जाओ जाकर के ढूंढ के लाओ उसको। सबको आवाज़ देता है, सब जाते हैं वहाँ जंगल में, चिल्लाते हैं अरे संदीप संदीप संदीप, कहाँ हो तुम, मालिक ने भेजा है, जल्दी घर वापस चलो, गधी को ले चलो। अब भाई वहाँ तो कोई नहीं है। इधर वो ढूंढ रहे हैं और इधर उसके दोनों मित्र भी बहुत परेशान हैं कि क्या करें क्या ना करें। इस तरह से वो ढूंढते हुए मतलब घर में गांव में जाते हैं, उसी की बहन के वहाँ पहुँच जाते हैं। घर जाते पूछते हैं क्या आया कि नहीं आया खाना खाने, क्योंकि उनको साथ में खाना खाना था सबको। अब क्या होता है, इधर वो ढूंढ के जब नौकर परेशान होते घर वापस चले जाते हैं जमींदार के यहाँ, बताते हैं जाकर। वहाँ बता रहे हैं कि मालिक मुझे कहीं संदीप नहीं मिला। अब मालिक भी बहुत परेशान, वो अपना सिर पकड़ के बैठे हुए, आज क्या होगा, मेरा गधा वापस नहीं आएगा। इस तरह से वो परेशान है। तालाब में वो धंसता हुआ जा रहा है दलदल में। जैसे ही सूर्यास्त होता है और चांद निकलता है, अमावस्या का चांद, जैसे ही चांद निकलता है तो जो गधा होता है एकदम से प्रेत बन जाता है, धुआं जैसा उड़ता है और उसकी रस्सी समेत वो उसको एकदम से ऊपर खींच लेता है। ऐसे ही वो जो होता है संदीप उसके साथ खींचता हुआ चला आता है और दलदल से बाहर बेहोश होकर गिर जाता है। उसको क्योंकि उसने देख लिया होता वो प्रेत बन रही, वही वो लड़की बन जाती है सुंदर सी, जो गधा होती वो बन जाती है। और उधर वो बेहोश होकर गिरता है, इधर वो प्रेतात्मा जो होती है वो लड़की बन करके उसी डाल पे जाके बैठती और रिझाने वाली धुन गाने लगती है। और उधर से एक लड़की एक लड़का ऐसे करके निकलते हैं जो उसके धुन में उसके पेड़ तक पहुंच जाते हैं। उधर वो उतरती है और उनका मार के खा जाती है और उधर उधर उसके अंग वंग डाल देती है। सुबह जब सबको देखते हैं सब ढूंढते हुए कि ये क्या है, तो वो है सब लाशें पड़ी हुई हैं, तो उनको दफना देते हैं उसी जगह पे, तालाब के पास ही पेड़ जहाँ पे होता है। और इधर जो है वो बेहोश पड़ा होता है, किसी को नहीं पता। इधर जो है शाम को सुधा बहुत परेशान है, क्योंकि वो लोग ढूंढने सब बात करते कहाँ हैं। फिर दोनों को जब तो मालूम होता ही है कि वो जमींदार के यहाँ, दोनों जो मित्र होते हैं क्या करते हैं, भुवन और बटुक एक घोड़ा गाड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं जमींदार के वहाँ। शाम में ही पहुंच जाते हैं, पूछते हैं कि हमारा यहाँ का जो नौजवान है वो यहाँ काम करता था संदीप, वो कहाँ है। अब जमींदार बहुत परेशान कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, वो सबसे पूछ रहे हैं। उधर देखते नज़ारा कि सबके तो घर बंद है, रात हुई पड़ी है, खटखटा रहे नहीं खोलते। वहाँ से अंदर से गधे की रेंकने जैसी जाने कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं। फिर जब सुबह होती है तो फिर वो दरवाज़ा जब खुलता है गड़ी का उनके, तो जब देखते हैं कि पूछते हैं कि अरे तुम दोनों यहाँ कैसे बैठे हो, तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। तो कहते हैं कैसा हादसा, तो कहते क्या तुम दोनों की शादी हो गई है। जमींदार पूछते तो कहते नहीं। अब वो जमींदार दरवाजा बाहर से बंद करके अंदर चले जाते कि अरे ये दोनों की शादी भी नहीं हुई है, इन दोनों का कोई हादसा भी, कोई इनसे अहिद भी नहीं हुआ। बहुत वो हैरत में पड़े हुए हैं। फिर जो है अब ये दोनों जब फिर से जमींदार का दरवाजा खटखटाते हैं, और वो बाहर आते हैं, बताते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने अपने नौकरों को भेजा था जंगल तक और हमें संदीप का कोई पता नहीं, वो नहीं मिले। तो अब ये दोनों हताश होकर जा रहे होते, रास्ते में इनको वही दीनू मिल जाता है नौकर,
वो सारी बात इनको बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ तक मैं ढूंढ के आया हूँ। उसको जमींदार ने बोला था, मालिक ने मेरे, कि 4 बजे से पहले आ जाना, लेकिन वो नहीं आ पाया और पता नहीं कहाँ जंगल में गुम हो गया। ये लोग ढूंढते हुए जाते हैं तो देखते कि यहाँ पेड़ के नीचे लाशें पड़ी हुई हैं, अध खाई हुई, सब कटी पटी। वो देख के डर जाते हैं कि इनका क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अब रात का था, एक तो लाशें दफनाई जा, दूसरी पड़ी हुई थी। फिर वो डर के आगे जाते हैं, इधर सारे लोग गांव के आते हैं, उसको दफना देते हैं लाशों को फिर से। और वो क्या होता, आगे जाते हैं दलदल के पास, देखते हैं इनका दोस्त वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ, एकदम उसका चेहरा नीला पड़ चुका है, यहाँ वहाँ सब काले काले धब्बे हैं। फिर उसको उठा के ले जाते हैं कि इसको पता नहीं क्या हुआ, बेहोश है। तो जब वहाँ जाते हैं तो उसको उल्टी कराते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, वैद्य जी को, वैद्य जी इसको उल्टी कराते हैं। तो जब उल्टी कराते हैं तो उल्टी वहीं पड़ी होती है, तो बिल्ली एक उधर से निकलती है, वो चाटने लगती है और वहीं पे वो मर जाती है। जब मर जाती है तो दोनों दोस्त जो उसके होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। तो जो उसका जो वो होता है, जो गरीब दोस्त होता है भुवन, वो कहता है अच्छा हम थोड़ा जा रहे हैं पड़ोस के गांव से, हम अपनी काकी को बुला के लाते हैं जो वो बैताल क्रिया जानती हैं, इस पे हमें लगता कोई काला साया है। और फिर वो जब जाता है काकी को फटाफट बुला के लाता है। इधर काकी जो है उनके पास बैताली क्रिया वाली एक छड़ी होती, उसके ऊपर उसे घुमाती हैं, और जब घुमाती हैं तो बहुत जोर का एक धुआं सा उठता है, सारा धुआं बन करके सब निकल जाता है। फिर उसका जो शरीर होता है बिल्कुल से जो जैसे होता है उसी तरह नॉर्मल हो जाता है, वो काला कालापन सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो धुएं में सब उड़ जाता है, सारा जहर उसका निकल जाता है। जब निकल जाता है, जब उसकी आंखें खुलती तब पूछती हैं कि क्या हुआ। तो वो काकी को बताता है, संदीप बताता है कि मैं ऐसे ऐसे था, गद्दी को पकड़े हुए था, पहले तो उसने लत्ती मेरे को मारी, उसके बाद जैसे दलदल में फंसा और शाम हुआ, जैसे ही चांद अमावस का निकला, वैसे ही वो जो है एकदम से प्रेत आत्मा बन गई। उसे एकदम से झटका लिया दलदल से ऊपर, ऊपर से वो नीचे इधर साइड में गिरी जहाँ पे पानी नहीं था, दलदल नहीं था, और मैं भी गिरा। मैंने फिर देखा क्या वो धुआं के बाउंडर में एकदम से खूबसूरत लड़की बन गई और जाकर के पेड़ पे बैठ गई। वहाँ कह रही मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तुम क्या मेरी जोड़ी बनोगे क्या। और वैसे ही 2 लोग उधर आते हैं, इधर से एक लड़का एक लड़की, और फिर वो एकदम से प्रेतनी बन जाती है सुंदर लड़की की जगह पे, और उनको चपड़ चपड़ करके खाने लगती है और आधा खा के वहीं पे फेंक देती है। तो वो दोनों दोस्त उसके कहते हैं अरे हाँ देखा तो था मैंने, वहाँ पे पड़े थे, कहा कि ये बिल्कुल सही बता रहा है। तब वो कहती है कि तुमको जो है प्रेत श्राप लगा है। तो कहते हैं ये प्रेत श्राप क्या होता है। तो अब यही कहते चलो अब इसका हल तो जमींदार के वहाँ ही मिलेगा। तो जमींदार के वहाँ, तो जमींदार के वहाँ जो नौकर है वो बाहर ही मिल जाता है। वो पूछते इधर उधर, वो जो काकी होती है उसे सुधा से कह देती है तुम इसकी सुरक्षा करना भाई की, ये यहीं घेरे में मैंने इसको लिटा दिया, ये यहीं आराम करेगा, और हम लोग जा करके जमींदार के यहाँ पता करके आते हैं बात क्या है। तो वो जमींदार के यहाँ जब जाते हैं तो तब तक जब दिनों मिल के बताता है कि गधी है, ये उसी को लेकर के जाता था। इस तरह से तो बात पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन गधी इसके पास आई कहाँ से। लेकिन गधी हमारे जो मालिक हैं वो अपनी ससुराल से लाए थे, उनकी पत्नी जो थी उन्हीं ने दिया था। तो अच्छा पत्नी ने दिया था, बड़ा उनको चाहत है गधी के प्रति। फिर हाँ ये तो बात है। तो जमींदार के यहाँ जाते हैं, बहुत हड़की में लेते हैं। वो काकी जो है कहती कि तुम चुपचाप बता दो सारी बात, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं अपनी बैताल क्रिया कर दूंगी तुम पे। तब वो फिर रोने लगते हैं, बताते हैं कि ये जो गधी है ये हमारी ही लड़की है। अभी कुछ दिन पहले जो है 6-8 महीने पहले हम मायके भेजे थे अपनी पत्नी को, और हम भी साथ में जा रहे थे ससुराल अपनी। तो रास्ते में जो है हमको एक अजीब सी एक औरत मिली, और वो उसने जो है उस दिन अमावस की रात थी, और वो कहने लगी कि हमारा गाड़ीवान जो था वो घबरा गया, चला रहा, बहुत गाड़ी चला रहा, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, आगे गांव था, हमारा गांव ही ढूंढने नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान हुए। तो उस औरत ने कहा तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब तुम अपने गांव नहीं जा सकते। तो हमने पूछा क्यों, तो कहा पहले तुम्हें यहाँ ठहरना होगा। तो भाई वो उसके साथ चले जाते हैं। वो औरत तंत्र मंत्र करती थी, बुढ़िया जो थी। वो जब वहाँ जाते हैं, उसके वो थोड़ा सा कुटिया उटिया बनाई थी, गुफा टाइप का घर था, वहाँ गए तो हमारी लड़की उतर के आई नीचे गाड़ी से, हमारी पत्नी भी आई। जब आई तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है पापा, हमें खाना चाहिए। तो खाना क्या, गाड़ी में खाना वाना सब रखा था। लेकिन जब वो नीचे उतर के आती है तो जो औरत हमें मिलती है, थोड़ी सी वृद्ध जो होती है, वो कहती है लो ये फल वल खा लो। तो फल जो है उसकी बेटी लेकर के आती। वो बेटी उसकी एकदम बिल्कुल कुरूप होती है, जैसे वो फल देने लगती है उसकी, तो उसकी बेटी जो होती है वो कहती है कि अरे गजब, ये इतनी काली काली है, इसके हाथ से मैं फल नहीं खाऊंगी। अब वो बुढ़िया बहुत खफा हो जाती है, उसकी बेटी भी खफा हो जाती है। वो क्या करती है, एक मंत्र पढ़ती है, और मंत्र पढ़ करके एक चाकू फेंकती है ऐसे करके। तो वो जो लड़की होती है इसकी मतलब वो हट जाती है सामने से, आयशा ऐसे कर लेती, और जो गाड़ी चला रहा होता गाड़ीवान, उसको वो चाकू लग जाता।
अब जब गाड़ी वाहन को चाकू लग गया तो अब ये जाएं भी तो कैसे जाएं। अब वो जो बुढ़िया होती है और फिर बड़बड़ाने लगती है, कहती तुम मेरी बेटी को देख करके ऐसे से कह रही हो, कुरूप है कुरूप है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, वो मंत्र पढ़ करके क्या करती है, उसकी लड़की को बिल्कुल जैसे उसकी लड़की होती वैसे जमींदार की लड़की को भी कुरूप बना देती है। कुरूप बना करके एक गधे के रूप में परिवर्तित कर देती है। कहती आज से तुम गधी ही बन के रहोगी और तुम्हारा सारा रूप हमारी बेटी को मिल जाएगा। उसने अपनी बेटी को उसके मंत्र के द्वारा उसका रूप उसको दे दिया और उसको गधी बना दिया। कहा कि तुम सिर्फ रात में प्रेतनी से मुक्त हो जाओगी, प्रेतात्मा तुम में रहेगी और तुमको जो है जब तक 101 लोगों को मार के खा नहीं जाओगी तब तक तुम सही नहीं होगी, और जो तुम्हें प्रेत बनते हुए देख लेगा उसको प्रेत श्राप लग जाएगा और वो 7 दिन के अंदर मर जाएगा, चाहे जैसे भी हो। तो भाई अब क्या करें क्या ना करें, जो जमींदार है वो अपनी लड़की को गधी बनी हुई घर ले आता है, घर में वही खिलाता पिलाता, और जैसा कि आप जान चुके कि वो संदीप है उसी की देखभाल कर रहा होता घर पे। अब काकी जो है कहती मसला तो बहुत बुरा है, हल तो करना ही पड़ेगा। फिर वो बेताल क्रिया करके पता लगाती हैं मंत्रों द्वारा कि इसका हल क्या होगा। तो उनको समझ में जब आ जाती है बात तो वो मुस्कुराती हुई कहती है चलो वापस हमको हल समझ में आ गया। जमींदार को भी ले जाती है और उस गधी को भी ले जाती हैं। गधी को ले जा करके वो उसे संदीप की शादी करवा देती हैं। संदीप के हाथों उस गधी को मंगलसूत्र पहनवा देती हैं और सब कहते हैं अरे इससे शादी क्यों कर। जैसे ही वो उसको पहनाती हैं वैसे ही वो बुढ़िया को पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है जिसने करा होता है। फिर वो दोस्तों से मिल करके कहती भाई तुम लोग अगर साथ दो तो हम अपनी क्रिया पूरी करें। तो कहते ठीक है। तो वो क्या करती है, एक हीरे के जड़ाऊ जूते उसको दे देती है बुढ़िया, जो काकी होती, यदि बुढ़िया वहाँ तुम्हें मिलेगी और ये मटकी लेकर के जाओ। जैसे वहाँ जाओगे और जमींदार से कह के एक सोने की तलवार बनाती है। तलवार लेकर के भुवन जो है मटकी और तलवार लेकर के और हीरे जड़ी जूती पहन करके बुढ़िया के यहाँ पहुँचता है, जो जंगल में थी वहाँ जाता है। तो वो देखती कि ये कौन है, तो वो कहती है कि यहाँ काकी पहले ही बता देती हैं कि अगर तुम्हें वो कोई मंत्र करे या कुछ भी करे तो तुम बिल्कुल सीधे खड़े रहना, बिल्कुल हिलना नहीं, कुछ भी वो करे तुम्हारे पे कोई असर नहीं होगा। अब चूंकि वो उनके दोस्त थे भुवन बटुक, तो दोनों ही बहुत एकदम वो करके बैठे हुए थे कि नहीं मुझे अपने मित्र को बताना ही मतलब बचाना ही बचाना है। ये बात करके दोनों एक वहीं पर रुक जाते हैं और भुवन जब वहाँ पहुँचता है तो इस तरह से बुढ़िया करती है तंत्र, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। जब कोई असर नहीं पड़ता है तो अब वो वही निकालता है वही तलवार और उस जो लड़की होती है उसको मार देता है और बुढ़िया को भी मार देता है उसी से। दोनों के जब सिर कट जाते हैं, काकी अम्मा ने बताया हुआ होता है कि वो जो सिर हैं उसके वो उठा करके उसी घड़े में भर लेना। घड़े में जब तुम भरोगे और उसकी ढक्कन जैसे ही लगाओगे वो वहाँ का उसका माया जाल सारा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल उसने वैसे ही किया, वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी प्रक्रिया हो उसने बहुत अच्छे से करी और वहाँ का माया जाल खत्म करके जब यहाँ आया तो उसने कहा काकी एक बात बताओ, तुमने हमारे मित्र की शादी इससे क्यों करा दी? तो कहा अगर हम इसकी शादी से नहीं कराते तो क्या होता, अभी थोड़ा ठहरो अभी बताते हैं। वो वहाँ से जब वापस आता है तो कहा था कि जब तुम मटकी वहाँ ले करके आओगे उसमें सब भस्म भरी होगी। वो मटकी उठा करके उसने उसी गधी के ऊपर ऐसे डाल दी। जब डाल दी सारी भस्म तो वो जो गधी थी एकदम से बढ़िया सुंदर सी युवती बन के तैयार हो गई। आयशा बिल्कुल अपने पहले वाले रूप में आ गई। तब उसने देखा कहा कि अरे ये तो वाकई बहुत सुंदर है। सुधा भी देख के बहुत खुश हो जाती कि अरे वाह। तो वो भी कहती काकी माँ तुमने ना मुझसे पूछा, पिताजी तुमने भी मुझसे नहीं पूछा, मेरी शादी इनसे करवा दी। तो कहती क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं है संदीप क्या? तो कहती नहीं काकी माँ पसंद तो है, क्योंकि पसंद नहीं होता तो हम इनके साथ क्यों, वो हमें घास खिलाते थे, मेरी देखभाल करते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। तो कहने लगा ठीक है तो फिर क्या बात है। कहने मैं ये इस प्रक्रिया में तुम्हारा मंगलसूत्र पहनना बहुत ज़रूरी था। अगर तुम लोग मंगलसूत्र इसको नहीं पहनाते तो और तुम लोग वहाँ इस दिन राखी नहीं बंधवाते इससे तो तुम लोगों का भी बचना बहुत मुश्किल था। देखो संदीप ने उस दिन राखी बांधी थी, इन दोनों बच्चों ने भी राखी बांधी थी, तो दोनों उस गाँव में गए और सुरक्षित वापस आ गए, ठीक है, राखी की वजह से। और संदीप भी देखो वहाँ प्रेतात्मा जो है इसकी जो बनी उस दिन घटना हुई, नहीं तो ये दलदल में ही धंस के मर जाता। तो इस तरह से देखो राखी का पर्व जो त्योहार था उससे जो है पवित्र कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा सूत्र बंधा था तभी तुम तीनों बचे, और देखो ये भी उसी दिन इसको भी मुक्ति मिल गई। तो जमींदार बड़े खुश होते हैं, कहते अरे वाह इससे अच्छा तो मुझे दामाद मिल ही नहीं सकता। और खुशी खुशी वो दोबारा से उससे अच्छी सी शादी करवा देते हैं और अपने घर से बहुत सारा धन देके उसको अपने दामाद ही जब बना लेते हैं तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, फिर तीनों खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।